गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज है लेक्चर नंबर 10 एटॉमिक स्ट्रक्चर। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ को कंप्लीट करना है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टार्ट करना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 10 है टुडे। और डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि डी ब्रोगली ने ये कहा था अपने पीएचडी थीसिस में कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट बिहेव्स लाइक अ वेव। हर मूविंग पार्टिकल के अंदर वेव नेचर होता है और ऐसी वेव को मैटर वेव बोलते हैं। जो पार्टिकल मूव करता है तो जो उसकी वेवलेंथ होती है दैट वेवलेंथ इज गिवन बाई h अपॉन p, जहां p लीनियर मोमेंटम है, आप h अपॉन mv भी लिख सकते हो। ये लास्ट क्लास में बात अपन ने कर ली थी। अब आज की क्लास में क्या हुआ था, लास्ट क्लास में एकदम लास्ट में नेटवर्क गायब हो गया था, जिससे मुझे जो चीज एक्सप्लेन करनी थी वो छूट गई थी। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑल्सो। सो अभी मुझे ये लिखना है यहां पे कि आपको याद है बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन रूल था बोर का, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 बोर ने एक क्वांटाइजेशन रूल दिया था कि एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट में क्वांटाइज रहता है और उसकी वैल्यू nh अपॉन 2 रहती थी। बोर ने इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया था कि क्यों क्वांटाइज रहता है, बस एक अजम्पशन मान लिया था, पता नहीं कहां से आया था अजम्पशन, लेकिन हाँ इसका प्रूफ डी ब्रोगली ने किया अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो वी आर गोइंग टू प्रूव mvr is equal to nh upon 2 pi. So proof of mvr is equal to nh upon 2 pi. तो ये डी ब्रोगली ने प्रूफ किया था। अब प्रूफ करने के लिए बच्चे दो अजम्पशंस हैं, ठीक है, प्रूफ करने के लिए दो अजम्पशंस हैं। अच्छा हम लोग मान रहे हैं कि दो अजम्पशंस हैं, एक्चुअली डी ब्रोगली ने भी माना था कि दो अजम्पशंस हैं, लेकिन अच्छा कमाल की बात क्या है कि जो चीज मानी गई वो 3-4 साल के बाद वैलिडेट हो जाती है किसी दूसरे के काम से। मैंने कोई चीज एज्यूम की, आपने 2-3 साल के बाद कोई काम किया और आपने ये वैलिडेट कर दिया कि हाँ इस आदमी ने जो बात कही थी वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये चीजें बहुत रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। एक ने कोई थ्योरी रखी, अगले ने ऐसा काम किया जिससे वो थ्योरी प्रूव हो जाती है। एक बंदे ने कुछ बात बोली, अगले बंदे ने 2-4 साल के बाद कुछ ऐसा काम किया जिससे वो जो बातें कही गई थी वो सही प्रूव होती गई। तो ये जो बातें यहां पे लिखने जा रहा हूं एक्चुअली वो धीरे धीरे सही प्रूव हो जाएंगी और श्रोडिंगर इक्वेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये जो बातें अभी मैं लिखूंगा, जो असम्पशंस डी ब्रोगली ने किए वो बाद में सही पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके चलिए। सो फर्स्ट असम्पशन इज इन अ बोर ऑर्बिट, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इन अ बोर ऑर्बिट द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन produces standing या stationary waves, standing और stationary waves, this is very important। तो ये डी ब्रोगली का assumption था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा बेटा तो वो वहां पे स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करेगा। अब आप में से बहुत बच्चे होंगे जिनको स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। फिजिक्स में आप ये पढ़ोगे, हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ रखा हो, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा उनके लिए मैं बेसिक थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि स्टैंडिंग और ट्रेवलिंग वेव्स में अंतर क्या है। सुनना आप ध्यान से। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग का एक एंड, सपोज एक एंड यहां पे मैंने बांध रखा है और यहां पे एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता हूं, दूसरा एंड फिक्स नहीं है, तो ये वेव ट्रेवलिंग वेव है, ये लगातार ट्रेवल करती जाएगी, इस तरह से ये लगातार ट्रेवल करती जाएगी। तो ये ओपन एंड है, मतलब इसका एंड फिक्स नहीं कर जाए, तो ये एक ट्रेवलिंग वेव है। ऊपर वाली ये क्या है बेटा, ट्रेवलिंग वेव है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आप एक बहुत बड़े लेक के किनारे पे बैठे, बहुत बड़ी लेक के किनारे बैठे और आपने क्या किया, लेक में पत्थर फेंका। लेक में पत्थर फेंकने पे एक वेव जनरेट हुई, पानी पे एक वेव जनरेट हुई। वो वेव ट्रेवल करती जाएगी क्योंकि एक बहुत बड़ी लेक है, दूसरा सिरा आपको दिख नहीं रहा है, तो वो जो वेव बनेगी वो एक ट्रेवलिंग वेव बनेगी। ठीक है बेटा, तो वो क्या है, ट्रेवलिंग वेव। इसके कॉन्ट्रास्ट में दूसरी वेव होती है स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। वो कैसे बनती हैं, अगर एंड्स फिक्स होते हैं, अगर एंड्स फिक्स हो गए, जैसे देखो ये, जैसे देखिएगा यहां पे गौर करिए,
जैसे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखो, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार है, सितार है, ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा, इनमें जो स्ट्रिंग होती है दो एंड से प्लग्ड होती है, मतलब दोनों एंड से टाइट करके बांध दिया जाता है। फिर स्ट्रिंग को आप जब प्लग करते हो तो उस पर वेव प्रोड्यूस होती है। दोनों एंड से स्ट्रिंग फिक्स है। जैसे सपोज ये एक स्ट्रिंग है हमारी, इसको हमने फिक्स कर रखा है दो एंड्स के बीच में, ये एक स्ट्रिंग है, हमने फिक्स कर रखा है। और जैसे ही मैंने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया बेटा, जैसे ही मैंने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो आप क्या देखते हो, ये डिस्टरबेंस, ये वेव है, ये वेव है, ये वेव जा रही है, लेकिन अब इसके आगे ये एंड फिक्स है। देखो ये फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड है, ये भी फिक्स्ड एंड है। अब ये दोनों फिक्स्ड एंड है तो ये वेव चलेगी 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 और आगे अब जा नहीं सकती क्योंकि एंड फिक्स है, तो वापस रिफ्लेक्ट होती है। देखो वापस रिफ्लेक्ट होके आई, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, फिर ये वापस जाएगी, फिर ये वापस जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होके, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब जाने वाली वेव और आने वाली वेव एक दूसरे को सुपर इंपोज करती हैं। सुपर इंपोजिशन का प्रिंसिपल आप पढ़ोगे फिजिक्स में, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जाने वाली वेव और रिफ्लेक्ट होके आने वाली वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं और बना लेती हैं स्टैंडिंग वेव। ये जो यहां पे वेव आपको दिख रही है एक स्टैंडिंग वेव है बेटा, ये क्या है, एक स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कब होती है, जब फिक्स्ड एंड्स होते हैं। तो यहां पे एक स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव भी इसको बोलते हैं, या स्टेशनरी वेव भी बोलेंगे। तो क्या वेव प्रोड्यूस होगी, अगर एंड्स फिक्स होते हैं तो स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है। तो डी ब्रॉगली ने भी यही कहा कि जब इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है और वो वेव जब आप किसी बोर ऑर्बिट में चलाते हैं तो वहां पे वो वेव स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है, ट्रेवलिंग वेव नहीं प्रोड्यूस होती। और ये बात श्रोडिंगर इक्वेशन में मैं आपको प्रूव कर दूंगा। जब श्रोडिंगर इक्वेशन हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में या उसके नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये चीज जो अभी स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कि इन्होंने एज्यूम किया था, ये एज्यूम किया था, उसको श्रोडिंगर ने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि हां बिल्कुल सही, ये अजम्पशन है, स्टैंडिंग वेव ही बनती है जब इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो ये स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब दूसरी चीज, स्टैंडिंग वेव के बारे में और डिटेल में आप फिजिक्स के अपने क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तो अपने लिए जितना जरूरी था उतना यहां पे ले लिया। आपको बस ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज ये है, दूसरा अजम्पशन बेटा ये है कि इन nth ऑर्बिट n waves are produced, n waves are produced। तो यहां कई बार बच्चों को दिक्कत आती है कि वेव्स का मतलब क्या है, n waves का मतलब क्या है। nth ऑर्बिट में n waves प्रोड्यूस होती हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। जैसे बच्चे, मैं एक काम करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रॉन का बोर ऑर्बिट है, कोई सा भी बोर ऑर्बिट है। आप इलेक्ट्रॉन का कौन सा बोर ऑर्बिट है ये मुझे बताइएगा इसको देखने के बाद। अब मैं इस पे वेव बना रहा हूं, ये देखिए जरा आप वेव्स काउंट करो और मुझे बताओ कि ये कौन सा ऑर्बिट रहा होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वेव्स काउंट करना सीखो, नंबर ऑफ वेव्स काउंट करना सीखो। कैसे वेव्स काउंट करेंगे, यहां से चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं वेव्स काउंट करने के लिए। चलिए ये रही मेरी एक वेव, ठीक है, ये मेरी कितनी है, वन वेव, ये मेरी वन वेव हो गई। ये टू वेव है ना, ये टू वेव हो गई। और ये क्या हो गया बेटा, थ्री वेव। क्या हो गया, ये थ्री वेव। तो टोटल कितनी वेव्स हैं यहां पे, टोटल कितनी वेव्स हैं, थ्री वेव्स। देखिए वन यहां तक पहली कंप्लीट, फिर टू यहां तक दूसरी कंप्लीट, फिर थ्री यहां तक तीसरी कंप्लीट। तो कितनी वेव्स मैंने बनाई, यहां पे मैंने बनाई है थ्री वेव्स। अगर थ्री वेव्स बनाई है तो बता सकते हैं कौन सा ऑर्बिट होगा। ये सेकंड वाला अजम्पशन कहता है कि जो nth ऑर्बिट है उसमें n वेव्स बनती हैं। तो इसका मतलब अगर n वेव्स बन रही हैं तो nth ऑर्बिट होगा। तो थ्री वेव्स बन रही तो इसका मतलब कितना ऑर्बिट नंबर है, थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा बच्चे। ये कौन सा ऑर्बिट नंबर हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा। सो nth ऑर्बिट में n वेव्स बनती हैं, इस चीज का आपका ध्यान रखना है, ठीक है। nth ऑर्बिट में n वेव्स बनती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इन दो अजम्पशन के बाद अब चलिए प्रूव करते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2π। बहुत आसानी से आ जाएगा, आप देखिएगा। चलिए nth ऑर्बिट में n वेव्स बन रही तो थर्ड ऑर्बिट में तीन वेव्स बनेंगी, ये बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अब प्रूव करने जा रहा हूं कि mvr इज इक्वल टू nh/2π कैसे होगा। थोड़ा अगले पेज पे कुछ डायग्राम्स हैं, वो आपको और बेटर फील कराएंगे। जरा देखो बेटा, ये देखिए कितनी वेव्स हैं, तीन वेव्स। तो ये कौन सा ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया। यहां काउंट करो नंबर ऑफ वेव्स, आपको मिलेंगी चार वेव्स, चार वेव्स मिलेंगी आपको। देखोगे कैसे,
देखिए कैसे मिलेंगी 4 वेव, जरा देखिए। ये यहां से शुरू करते हैं, ये एक वेव हो गई, ये 2 वेव हो गई, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। तो 4 वेव्स हैं तो देखो n की वैल्यू कितनी है 4, 5 वेव्स हैं तो n की वैल्यू 5, 6 वेव्स हैं तो n की वैल्यू 6। और ये जो स्टैंडिंग वेव्स मैं बता रहा था कुछ ऐसे बनती हैं स्टैंडिंग वेव। ये देखो ये एक स्टैंडिंग वेव है, ये एक स्टैंडिंग वेव है ना बेटा। तो ये स्टैंडिंग वेव्स ऐसे बनती हैं, कुछ इस तरह से वेव्स बनेंगी। खैर ये तो डायग्राम हो गया। चलिए अब अपने प्रूफ पे आते हैं। MVR इज इक्वल टू NH/2π। हमें प्रूव करना है कि MVR की वैल्यू NH/2π है। तो 2 तरीके हैं, एक तो बहुत ही सिंपल है बेटा, एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है, और दूसरा है कि आप इस चीज को काउंट कर लो। चलिए देखते हैं, पहले सिंपल तरीके पे आते हैं, पहले सिंपल तरीके पे आते हैं। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू H/P होती है कि नहीं होती है? लैम्डा की वैल्यू H/P होती है। या जब आपने बोला MVR इज इक्वल टू NH/2π होता है, यही तो था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। था कि नहीं था? था कि नहीं था? इसको कैसे ला सकते हैं? सुनना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये सपोज ये nth ऑर्बिट है, और nth ऑर्बिट में ऐसे कितनी वेव्स बनेंगी? n वेव्स बनेंगी। तो मैं इसमें ऑर्बिट नंबर में वेव्स बना रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरी एक वेव है, ये मेरी दूसरी वेव है, ये मेरी तीसरी वेव है, और ऐसे 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 n वेव्स हैं। कितनी वेव्स हैं बेटा? n वेव्स हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, ये n वेव्स हैं। ओके, n वेव्स हैं। ये इस ऑर्बिट का रेडियस है, इस ऑर्बिट का ये रेडियस है, मान लीजिए r है, ठीक। अब ये वाली लेंथ को क्या बोलेंगे? ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ, ध्यान से देखो बेटा, ये एक वेव है, तो ये वाली जो लेंथ है इसको हम वेवलेंथ लैम्डा बोलते हैं। ये वाली जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ लैम्डा। फिर से देख लो मैं किस लेंथ की बात कर रहा हूं। ये वाली लेंथ को मैं बोल रहा हूं लैम्डा, ये वाली लेंथ भी लैम्डा हो गई। तो ओके, एक वेव लैम्डा, दूसरी वेव लैम्डा। ये जो कर्व पाथ है ना, इसकी लेंथ को ही लैम्डा। आप बोलोगे कर्व पाथ की लेंथ? बिल्कुल। अगर देखो, अगर स्ट्रेट पाथ पे वेव ट्रेवल कर रही है तो ये वाली लेंथ होती है लैम्डा, ये वाली वेव लेंथ होती है लैम्डा, ये वाली लेंथ लैम्डा। लेकिन अगर मान लीजिए कर्व पाथ पे वेव ट्रेवल कर रही कुछ इस तरह से, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ होगी लैम्डा। ये जो कर्व लेंथ है ये वाली होगी लेंथ लैम्डा, ठीक है। अब इतनी जानकारी के साथ चलिए, तो देखो अभी क्या है, ये वाली वेवलेंथ लैम्डा है, ये वाली वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। ये वाली वेवलेंथ लैम्डा होगी, ये वाली वेवलेंथ लैम्डा होगी। अगर आप गौर करोगे तो टोटल n वेव्स हैं, तो ऐसे कितनी वेव्स मैं काउंट करूंगा? n लैम्डा। ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ऐसे कितनी वेव्स मैं काउंट करूंगा? n लैम्डा। और इधर देखो आप, ये लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ऐसे कितनी टोटल? अगर आप गौर करो तो ये सरकमफरेंस, ये जो सरकमफरेंस है इसकी वैल्यू हो जाती है, सरकमफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? n लैम्डा। फिर से सुन लो कैसे, लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, ऐसी n वेव्स हैं, तो सरकमफरेंस की वैल्यू n लैम्डा। इस पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं जेई एडवांस, जेई मेंस और अलग अलग कॉम्पिटिशंस में। सरकमफरेंस होगा 2πr, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। अच्छा, ये लैम्डा कौन सी वेवलेंथ है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ये लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, जो कि h/mv होती है, ठीक है। सो दिस इज 2πr इज इक्वल टू n, और लैम्डा को मैं लिख रहा हूं h/mv। ये मिट नहीं रहा यार, पता नहीं क्या है। h/mv, ये n है और ये h है, ठीक है। सो mv को इधर ले आओ, 2π को इधर ले जाओ, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? mvr इज इक्वल टू nh/2π, nh/2π। क्या बात है, मिट गया। mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये हमें मिल गया। यहां से 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, सरकमफरेंस की वैल्यू n लैम्डा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूं, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। सरकमफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, मैं लैम्डा को लिख सकता हूं h/mv, mv को उधर ले जाओगे तो mvr, और 2π को इधर ले आओ तो mvr इज इक्वल टू nh/2π। यही क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ करता था, जो कि इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हो, इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हो। देख लो आप बेटा, ठीक है, इसको देख लो आप।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ। एक्चुअली इस वाली चीज पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक क्वेश्चन अगली पेज पे लिख भी रखा है जो कि जेई मेंस में आया हुआ है, तो उसको आप करेंगे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इस वाले सेक्शन पे क्वेश्चंस खूब मिलते हैं। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। चलो अगले पेज पे चलेंगे। क्वेश्चन है इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए नॉट, राइट, then what is the de Broglie wavelength of electron in third orbit of hydrogen atom, and options are given। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन में ए नॉट है, तो थर्ड ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ ए नॉट के टर्म्स में क्या होगा? 2 पाई ए नॉट, 6 पाई ए नॉट, 9 ए नॉट या 18 पाई ए नॉट। तो कैसे करना है? जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, जेई मेंस में आया था। आप सोचो कितना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ इस चीज को याद रखना है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहां थर्ड ऑर्बिट में बात हो रही है, तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस रखना पड़ेगा, या थर्ड ऑर्बिट का रेडियस रखना पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। तो आपको मालूम है कि बेटा आर एन इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये मालूम है बहुत अच्छे से। तो जो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस है R3 वो जाएगा ए नॉट इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1, मतलब ये 9 ए नॉट हो जाएगा। तो 2 पाई इंटू 9 ए नॉट इज इक्वल टू एन, ऑर्बिट नंबर, थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही, इंटू डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। सो यहां से 18 पाई ए नॉट डिवाइडेड बाई 3, सो दिस इज 6 पाई ए नॉट इज इक्वल टू लैम्डा। सो 6 पाई ए नॉट इज योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी है बेटा? 6 पाई ए नॉट। इस तरह के क्वेश्चंस में अपने आप को कंफर्टेबल बना लीजिए। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा पे खूब भर भर के क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत इजी होता है, सिर्फ इस चीज से हो जाता है, सिर्फ इस चीज से हो जाता है, आसानी से हो जाएगा। इसको करने के दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन उनमें आपको समय लगने वाला है। दूसरा तरीका क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लेकिन फिर आपको v की वैल्यू ए नॉट के टर्म्स में लानी पड़ेगी, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है बेटा, है ना, क्योंकि इसमें बोर से डेरिवेशन पे फिर से जाना पड़ेगा। तो बेटर है सरकमफेरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसको याद रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये पूरा सेक्शन हमारा खत्म हो गया है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ओर बढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके आने के बाद इतनी मतलब तनातनी, जो उस समय साइंटिफिक कम्युनिटी थी पूरे वर्ल्ड की, खासकर फिजिक्स के जो साइंटिस्ट थे, लीडिंग साइंटिस्ट, दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। एक जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मानते थे या जो हाइजेनबर्ग के साथ खड़े थे, और दूसरे जो इसके अगेंस्ट खड़े थे, जो हाइजेनबर्ग के इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इत्तेफाक नहीं रखते थे और उनको लगता था कि नहीं ये सही नहीं है। जिसमें अपोज करने वालों में एक बहुत बड़ा नाम आइंस्टाइन का भी था। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वो मतलब मान्यता नहीं देते थे, वो कहते थे एकदम फर्जी, एकदम गलत थ्योरी है। लेकिन समय के साथ आप यकीन नहीं करेंगे कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक तरह से वैलिडेट होती गई, प्रूफ होती गई, और अभी कुछ साल पहले अभी एंटेंगल प्रिंसिपल, अभी जो नोबेल प्राइज मिला 2022 का फिजिक्स में एंटेंगलमेंट के कॉन्सेप्ट पे, वो सब हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही रिलेटेड है। बहुत शानदार चीज है। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो फंडामेंटल है वो काफी मैथमेटिकल है, वेव से रिलेटेड है। उस मैथमेटिक्स में हम लोग ऑब्वियसली इस लेवल पे नहीं जा सकते, तो हम लोग सिर्फ रिजल्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। सो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग ने 1927 में अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको अनिश्चितता का सिद्धांत भी बोलते हैं, यह प्रिंसिपल दिया था। इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट, जैसा मैंने बोला कि आइंस्टाइन थे, और आइंस्टाइन ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था दैट गॉड डज नॉट प्ले डाइस। जैसे डाइस में आउटकम अनसर्टेन रहता है, तो आइंस्टाइन का कहना था कि जो ईश्वर ने इस यूनिवर्स को बनाया है, तो एकदम फिक्स वे में ये यूनिवर्स एक एकदम स्पेसिफिक कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं जिनसे गवर्न होता है। कुछ लॉज तो हमको पता है और कुछ अभी डिस्कवर होने बाकी है, लेकिन यहां अनसर्टेन कुछ भी नहीं है, ऐसा आइंस्टाइन का मानना था। लेकिन
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि नहीं, कुछ चीजें अनसर्टेन हैं जो कि आप कभी सर्टेन नहीं कर सकते हो। तो ये इस तरह से चला एक्चुअली। सो इन 1927 वर्नर हाइजेनबर्ग प्रेजेंटेड अ प्रिंसिपल नोन एज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट it is impossible to measure simultaneously the exact position and exact momentum of a body as small as an electron। इलेक्ट्रॉन जितने छोटे पार्टिकल का एक साथ सही पोजीशन और सही मोमेंटम आप नहीं पता कर सकते हैं। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रॉन जितने छोटे पार्टिकल का सही मोमेंटम और सही पोजीशन आप एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जब आप एक चीज को सही डिटरमाइन करने में एरर कम करने की कोशिश करते हो, मतलब एक चीज को एक्यूरेसी से डिटरमाइन करने चलते हो, तो दूसरी चीज में एरर बढ़ने लगता है ना। तो उसको आगे समझेंगे क्या है। सो अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। अब यहां कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हम लोग अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, जो पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, या आप बोल सकते हो उसकी मेजरमेंट, उसकी पोजीशन के मेजरमेंट में जो एरर है, एरर का मतलब अनसर्टेनिटी, उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे, डेल्टा एक्स, ठीक है। एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को डेल्टा पी से डिनोट करेंगे। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या एरर इन मोमेंटम को डेल्टा पी से रिप्रेजेंट, और डेल्टा पी को आप एम डेल्टा वी लिख सकते हो, आर रिलेटेड बाय द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और वो रिलेशन ये रहा, द वेरी फेमस मैथमेटिकली दिस रिलेशन इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। बहुत कॉम्प्लेक्स से डेरिवेशन के बाद एक इतना सिंपल सा, इतना छोटा सा रिजल्ट आता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच बेटा यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, डेल्टा एक्स है एरर और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यहां मैं लिख देता हूं डेल्टा एक्स इज एरर और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा वी यहां पे, सॉरी, डेल्टा पी इज एरर और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में, ठीक है। अच्छा, पी को आप एम डेल्टा वी भी लिख सकते हो, तो एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। डेल्टा पी को आप एम डेल्टा वी लिख सकते हो, तो एम को आप नीचे ले जाओगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम भी लिख सकते हो। यहां पे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं बेटा। लेकिन फिर इस इक्वेशन में जो डेल्टा वी है वो एरर और अनसर्टेनिटी इन स्पीड या वेलोसिटी है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एरर और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। अच्छा बेटा एक बात और, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम लोग इस इनइक्वालिटी साइन को, कई बार क्या होता है कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मतलब वो इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस कर देते हैं और फिर अपने आंसर्स वो जानना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है किसी ऑप्शन, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप आंसर करिएगा बेटा, क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा कि वहां पे इनइक्वालिटी नहीं था और हमें तो इनइक्वालिटी लिखनी होती है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल आता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन, आप यहां पे इक्वालिटी का साइन रख सकते हैं, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, सुनना। ये क्या है, एरर इन पोजीशन, ये क्या है, एरर इन मोमेंटम, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट है। जरा देखो, h अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट, इसका क्या मतलब होता है, जब आप इसको सपोज इस एरर को अगर कम करने चलोगे, इस एरर को अगर हम कम करने चले तो ये वाला एरर बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है। अगर एक को मैं कम करूंगा, सपोज इसको मैं कम करूंगा तो ये बढ़ने लगेगा, इसको अगर मैं कम करता हूं तो ये बढ़ने लगेगा, समझ रहे हैं आप। या इसको अगर मैं कम करूंगा तो ये बढ़ेगा, या ये कम करूंगा तो ये बढ़ेगा। मतलब अगर आप एक में एक्यूरेसी बढ़ाते हो, एरर को कम करते हो, तो दूसरे में एरर बढ़ने लगता है। जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो बच्चों से यही बोलता हूं, ये कुछ वैसा ही है जैसे आप फिजिक्स को सही करने लगो तो आपकी मैथ्स बिगड़ने लगती है, अगर आप मैथ्स को सही करने लगो तो फिजिक्स बिगड़ने लगती। तो बच्चे बोलते हैं सर केमिस्ट्री, तो मैं बोलता हूं केमिस्ट्री तो वैसे ही बिगड़ी हुई है, मैथ्स को सही करते हो तो फिजिक्स बिगड़ने लगती है, फिजिक्स को सही करते हो तो मैथ्स बिगड़ने लगती है, और केमिस्ट्री तो पहले से ही बिगड़ी हुई है
है कि नहीं? तो वही चीज यहां पे कि अगर आप इस चीज को सही करने चलते हो तो इधर एरर बढ़ने लगता है, और अगर इसको सही करने चलते हो तो इधर एरर बढ़ने लगता है। दोनों को आप सही सही नहीं पता कर सकते हो, कुल मिला के ये। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें अगर आप गौर से देखो तो यहां लिखा हुआ एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन। क्या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही अप्लाई करेगा? तो मैं आपको बता दूं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हर ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। लेकिन हां, ये मीनिंगफुल छोटे इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के लिए होता है, अपने लिए ये मीनिंगफुल नहीं है। मैक्रोस्कोपिक वर्ड में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। मैं एक एग्जांपल से आपको प्रूव करूंगा, ठीक है? अच्छा, उससे पहले बेटा फिर से मैं इसको लिखता हूं, और इसमें से एक आप बोल सकते हो यूजफुल रिजल्ट, अगर आप याद रखोगे तो अच्छा ही रहेगा। जैसे मैंने लिखा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, राइट? और या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, राइट? सो एक यूजफुल रिजल्ट ये है, यूजफुल रिजल्ट ये है कि बार बार क्या होगा कि h अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ चीजें याद कर लेते तो वो ज्यादा बेटर रहेगा SI यूनिट्स में, ठीक है? SI यूनिट्स में ये चीज ध्यान रखिएगा। h अपॉन 4 पाई की वैल्यू 0.527 इंटू 10⁻34, या आप 0.53 भी ले सकते हो इंटू 10⁻34। इससे कैलकुलेशन थोड़ा आपका फास्ट हो जाएगा अगर ये याद रहता है तो। अदरवाइज भी अगर आप फास्ट कर सकते हो देन कोई जरूरत नहीं याद करने की, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं ये समझाने के लिए कि अगर आप डे टू डे लाइफ में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करते हो, सपोज हम अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या रिजल्ट मिलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात और, क्या आप परसेंट एरर निकालना जानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप परसेंट एरर निकालना जानते हैं? परसेंट एरर, जैसे बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बेसिक सपोज ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। सपोज बेटा ये पेन है मेरे पास, मार्कर है, मैंने कहा कि इसकी लेंथ मेजर करो, मैंने कहा इसकी लेंथ मेजर करो, ठीक है? तो आपने लेंथ मेजर की, इसकी लेंथ मेजर की, और आपने बताया मुझे कि इसकी लेंथ है, आपने लेंथ मेजर की किसी इंस्ट्रूमेंट से, और आपने बताया कि इसकी लेंथ है 6 ± 0.6 सेंटीमीटर। आपने क्या बताया कि इसकी लेंथ है 6 ± 0.6 सेंटीमीटर। तो आपका कहने का मतलब क्या है? आप मुझसे क्या कहना चाहते हो कि लेंथ तो मैं मेजर कर रहा हूं 6, लेकिन मेरे मेजरमेंट के मेथड में जो एरर हो सकता है वो 0.6 सेंटीमीटर का। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं? आप ये लेंथ मेजर कर रहे हैं और एरर इतना रिपोर्ट कर रहे हैं, ये एरर है ना? एरर इतना रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपके मेजरमेंट के तरीके में, आपके ऑब्जर्वेशन के तरीके में इतना एरर आ सकता है ना? इतना एरर। तो अगर मैं आपसे पूछूं परसेंट एरर लेंथ में कितना है, परसेंट एरर, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि परसेंट एरर कितना होगा, तो आप मुझे बता दोगे परसेंट एरर डिवाइडेड बाय जो वैल्यू है इनटू 100। बता लोगे कि नहीं बता लोगे? आप एरर कितना बताओगे बेटा? एरर कितना आएगा? ये 10% आ जाएगा शायद। एरर कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब आपने जो तरीका डिटरमाइन करने का, मेजर करने का अपनाया है, उस तरीके में 10% का एरर क्रीप कर सकता है। क्या आपको इस तरीके से एरर निकालना आता है? या अगर नहीं आता तो एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं जो यहां काम आएंगे। परसेंट एरर इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो एरर होगा वो आप कैसे निकाल सकते हो? डेल्टा वी मतलब जो एरर है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इनटू 100, है ना बेटा? परसेंट एरर इन वेलोसिटी आप ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे ही परसेंट एरर इन पोजीशन, परसेंट एरर इन पोजीशन आप कैसे निकाल सकते हो? पोजीशन में जो एरर है वो डिवाइडेड बाय जो आप पोजीशन मेजर कर रहे हो इनटू 100, फाइन। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं परसेंट एरर इन मोमेंटम, परसेंट एरर इन मोमेंटम, मोमेंटम में एरर अगर मुझे आपको बताना हो तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, राइट? ऐसे ही तो बताओगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? सपोज एक गाड़ी जा रही है सामने से और मैंने कहा आप इसको स्पीड मेजर करो, तो आपने एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से स्पीड मेजर की, लेकिन उसमें भी एरर होने के चांसेस है, तो आपने बोला
कि उसकी स्पीड है 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो आप बोल रहे हो कि स्पीड में मेजर कर रहा हूं 20, लेकिन आपके मेजरमेंट में जो एरर हो सकता है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड का हो सकता है। तो परसेंट एरर 0.2/20 इंटू 100, समझ रहे हैं? तो इस तरह एक चीज और बेटा, कि जो एरर है वो 100% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एरर है वो 100% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि इस पेन की लेंथ मेजर करो मार्कर की, तो आप बोलते हो कि 6 प्लस माइनस 10। आप मेजर किए, आप बोलते हो 6 प्लस माइनस 10। ओह, आप बोलते हो 6 प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर सर। मतलब मैं मेजर तो 6 कर रहा हूं और मेरे मेजरमेंट के एरर में 10 हो सकता है। तो आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? तो मेजरमेंट का जो एरर का परसेंट है वो 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए, एरर उससे कम ही होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि मैं मेजर कर रहा हूं 6 और एरर हो सकता है 10 का। ये तो एब्सर्ड, एकदम फालतू चीज है। समझ में आया? तो परसेंट एरर 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? 100%, कि आप कर ही नहीं, सब गड़बड़ कर रहे हो। तो अगर आपने एरर इतना मेजर किया तो जो लेंथ है इतनी मेजर की, तो एरर इससे कम ही आनी चाहिए, कम ही आनी चाहिए। समझ में आया? आ गया ना? तो इसको मैं मिटाता हूं और अगले पेज पे एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हम इस चीज को समझ पाएं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के लिए तो बढ़िया अप्लाई करता है और उसका रेलेवेंस है, उसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन हम लोग डे टू डे लाइफ में जिन पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं उनमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई तो होता है लेकिन उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि क्या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्रिकेट बॉल पे अप्लाई हो रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा, लेकिन क्या उसका रेलेवेंस है? नहीं है। समझते हैं एक क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मतलब आपको डेल्टा एक्स बताना है, राइट? वो भी मीटर में, डेल्टा एक्स इन मीटर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर an electron moving in first orbit of hydrogen atom, and second question for a cricket ball, CRICK, for a cricket ball 0.5 kg moving with 20 meter per second, और assume percent error in velocity equal to 1% in both questions। चलिए करते हैं, मजा आएगा और कुछ चीज समझने को मिलेगी। ठीक है, मैं करता हूं। ठीक है बेटा, मैं करता हूं। चलो अभी तो ये क्वेश्चन करता हूं, मैं करता हूं। ठीक है, मैं करता हूं, आप जरा ध्यान से देखो, तो दो क्वेश्चन है, दोनों करते हैं। पहला का एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 2.18 इंटू 10⁶। स्पीड कितनी है? 2.18 इंटू 10⁶। आप बोलोगे ये कहां से आई? तो ये मैंने याद करने को बोला था। आपको याद है फर्स्ट ऑर्बिट में जो स्पीड होगी 2.v0 इंटू z/n, सो 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपको याद रखनी है वैल्यू। अब इसका 1% एरर है वेलोसिटी, मतलब जो डेल्टा v होगा बेटा, डेल्टा v की वैल्यू, इस वैल्यू का 1%, मतलब 1/100 इंटू 2.18 इंटू 10⁶ है। ये डेल्टा v है। इस वैल्यू का 1%, सो दिस इज 2.18 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे अप्लाई करना है डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। h/4π की वैल्यू होती है 0.527, जो मैंने यूजफुल रिजल्ट में लिखवाया था। डेल्टा x की वैल्यू हमें पता करनी है, डेल्टा v की वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁶, सॉरी 10⁴ है, 10⁴ है, 10⁴
इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 36 डिवाइडेड बाई मास। मास में किसका लूं? इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही, तो मास किसका लेना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यू कोई सॉल्व करके बताए बेटा, कोई सॉल्व करके बताए कि मीटर में ये लगभग कितनी आ रही। प्लीज ये जरा प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सॉल्व करो। ये आएगा बेटा 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 36 है यार, यहाँ पे 36 10 की पावर माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2.18 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। इसको सॉल्व करिए और मुझे लगभग x की वैल्यू कितनी आएगी? 0.527 डिवाइडेड बाई 2.18 डिवाइडेड बाई 9.1 और 0.026 और 10 पावर ये आएगा 5 ओके। सो दिस इज 0.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, ठीक है 10 को -9 ये आ रहा है मीटर में मेरा। डेल्टा एक्स का वैल्यू लगभग इतना आ रहा है बेटा, डेल्टा एक्स का वैल्यू लगभग इतना आ रहा है बेटा, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, मेरे पास मुझसे जो आया ये लगभग इतना आया, मेरे से लगभग इतना आया है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, ये चेक कर लीजिएगा। मेरा पर्पस ये था कि डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है जरा उस पर ध्यान दो। डेल्टा एक्स का वैल्यू लगभग 10 की पावर -10 -9 मीटर के ऑर्डर का है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे रहता है, जो इलेक्ट्रॉन का घर है एटम, इलेक्ट्रॉन का जो घर है एटम, जिस जगह इलेक्ट्रॉन रहता है, आप मुझे बताओ एटम के डायमेंशंस भी क्या इसी ऑर्डर के होते हैं कि नहीं होते? क्या एटम के डायमेंशंस भी इसी ऑर्डर, एटम हमारा इतना ही बड़ा लगभग होता है कि नहीं होता? इसका मतलब यहां जो पोजीशन में एरर आया है वो इलेक्ट्रॉन जिस जगह रहता है उसके लिए काफी मीनिंगफुल है, क्योंकि वो एरर काफी ज्यादा है, वो एरर काफी ज्यादा है। आप समझ रहे, इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे रह रहा है उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो एरर मेजर कर रहे हैं वो काफी सिग्निफिकेंट है उस स्केल के लिए जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप, आई होप कि आपको मैं क्लियर हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब जरा दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्रिकेट बॉल है, आप क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट बॉल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी पता करनी है। चलिए पता करते हैं। सबसे पहले डेल्टा वी, उसके वेलोसिटी में एरर कितना है? 1% का। सो जो डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी वो वेलोसिटी का 1%, इस वैल्यू का 1%, तो 1/100 इंटू 20। ओके, वेरी गुड, 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड। सो डेल्टा वी की वैल्यू उस वैल्यू का 1% हो गया। अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ठीक है। डेल्टा एक्स डेल्टा वी की वैल्यू है 0.2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 36। नहीं, अच्छा गड़बड़ है क्या? h की वैल्यू, एक मिनट यार, 6.624 इंटू 10 पावर माइनस 34 होता है ना, पीछे जाना पड़ेगा, कुछ गलती हो गई है, उसको सही करना पड़ेगा। h की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा उधर -34 है ना, इधर यार एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई बच्चे। ये -34 है, -34 है, तो 3 4 3 7, ये हो जाएगा 3 और 4 -7 यहां पे -34, 6.626 इंटू 10 पावर -34 h की वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई करोगे। अच्छा सही किया था ना राशि? सॉरी बेटा, सॉरी मुझसे ही गलती हो गई, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चे। डिवाइडेड बाई मास, मास किसका? इसका 0.5 kg, 0.5। चलो 0.2 को इधर ले जाओ तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी 0.527 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.5, 0.2 इंटू 0.5 ये आएगा 0.1, 0.1 10 पावर -1 ऊपर जाएगा 10 पावर -33 के ऑर्डर का। सो डेल्टा एक्स की वैल्यू रफली 0.527 इंटू 10 की पावर -33 के ऑर्डर का या 34 के ऑर्डर का आएगा मीटर। इसको भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार,
इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन अब जरा ये वैल्यू देखो बेटा, डे टू डे लाइफ में हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारी क्रिकेट खेलने की लाइफ में या डे टू डे लाइफ में या मैक्रोस्कोपिक वर्ड में क्या इस लेंथ का कोई मतलब है? क्या 10 की पावर -33 मीटर का कोई रेलेवेंस है? कोई ऐसी स्केल नहीं जो 10 की पावर -33 मीटर को मेजर कर सके। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 10 की पावर -3 मिलीमीटर से भी मतलब नहीं है। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो 10 की पावर -3.001 मिलीमीटर से भी मतलब नहीं होता। उतना भी एरर आप काउंट नहीं करते हो बेटा, उतनी भी पोजीशन में हम लोग स्पेसिफिसिटी नहीं चाहते हैं। तो हमारी डे टू डे लाइफ में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड तो है लेकिन एक्चुअली कोई रेलेवेंस नहीं रखता है, क्योंकि कुछ इस तरह की चीजें हमको मिलती हैं। ठीक है बेटा, क्या यह बात समझ में आ गई आपको कि हमारी डे टू डे लाइफ में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड तो है लेकिन रेलेवेंस नहीं रखती है, क्योंकि इस तरह की डेल्टा एक्स या पोजीशन में एरर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन एटॉमिक स्केल पे, एटम के लेवल पे ये जो अनसर्टेनिटी आई है ये मीनिंगफुल है, क्योंकि एटम तो इसी साइज का होता है और उसी साइज के बराबर आप अगर एरर बता रहे हो तो दैट इज क्वाइट मीनिंगफुल, जो कि रेलेवेंस रखता है बेटा। ठीक है, चलिए ये चीज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले बेटा नेक्स्ट पेज की ओर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, हमेशा एक्सेट क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, और वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली क्या है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है, विद द हेल्प ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल शो दैट इलेक्ट्रॉन कैन नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, यह हमें मालूम है, लेकिन हमको यह प्रूव करना है यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मैं आपको प्रूव करके बताता हूं, हालांकि ये हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है, लेकिन चलिए इसको प्रूव करते हैं जस्ट फॉर फन कि कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो मैथ्स में बच्चे एक प्रूव करने का, कुछ चीजों को प्रूव करने का एक मेथड होता है जिसको आप बोलते हो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। मतलब जब से हमें कोई चीज प्रूव करनी है कि ये नहीं हो सकता है, तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेंगे कि चलो हो रहा है वो चीज, और फिर एक ऐसी चीज पे अराइव करेंगे जो इम्पॉसिबल है। हमने मान लिया कि चलो ऐसा हो रहा है, फिर एक ऐसी चीज पे अराइव करेंगे जो कि नहीं हो सकती है, फिर हम बोलेंगे हमने माना था इसलिए ऐसी चीज आ रही है, इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत माना था। तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो एक काम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन exists inside the nucleus या can exist inside the nucleus. Okay, can exist inside the nucleus. ठीक है, हम मान लेते हैं कि चलो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब देखते हैं कि क्या चीज हमको मिलने वाली है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, ध्यान से सुनना बेटा, सपोज ये न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस हमने थोड़ा बड़ा बना दिया है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियस है। अच्छा, आपको याद है न्यूक्लियस के साइज के डायमेंशन का ऑर्डर या न्यूक्लियस के डायमीटर या रेडियस का ऑर्डर 10 की पावर कितना होता है? तो ये 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर का है। इसका साइज जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर का है, और आपका इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर कहीं पे है। मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन रहा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर ही कहीं मूव कर रहा होगा, समझ रहे हैं आप? अब जो मैक्सिमम एरर हो सकता है पोजीशन में, अगर आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो एरर मेजर करोगे, जो डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी, वो मैक्सिमम इसी डायमेंशन से, इसी ऑर्डर की होगी। क्योंकि जिसके अंदर, जैसे मैंने बोला था कि अगर पेन की लेंथ मेजर करोगे तो ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा एरर तो नहीं बता सकते हो ना, ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा एरर तो नहीं बता सकते। तो यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, अगर उसकी पोजीशन इसके अंदर है, तो इसमें जब एरर बताओगे पोजीशन में, तो इस साइज से ज्यादा थोड़ी एरर बता सकते हो। तो जो मैक्सिमम एरर हो सकता है पोजीशन में, डेल्टा एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है बेटा? 10 की पावर -15 मीटर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यदि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो उसकी पोजीशन में मैक्सिमम एरर आप इस ऑर्डर से ज्यादा नहीं बता सकते हो, तो डेल्टा एक्स की ये वैल्यू हो गई मैक्सिमम एरर। ठीक है, अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m,
क्वेश्चन करने के लिए इनइक्वालिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस कर सकते हो। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमको मिल चुकी है 10⁻15 इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई की वैल्यू 0.527 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई m। यहां इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का जिक्र हो रहा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। अब जरा यहां से डेल्टा वी की वैल्यू डिटरमाइन करो, डेल्टा वी की वैल्यू डिटरमाइन करो कितनी आएगी। 10⁻15 को नीचे ले जाओ बेटा। सो ये 34 और 31 3 और 12, सो मेरे ख्याल से समथिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12, समथिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर लेना, मुझे उसमें नहीं जाना है क्योंकि मेरा काम यहीं से हो जाएगा। समथिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 अप्रोक्सीमेटली राइट, किसको आप देख लीजिएगा 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। अब आप समझो ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वेलोसिटी में जो एरर है, उसकी जो स्पीड में एरर हमने मेजर की वो 10⁻12 मीटर पर सेकेंड के करीब है। स्पीड में जो एरर मेजर कर रहे हैं वो 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। ये एरर इन स्पीड है, एक्चुअल स्पीड इससे भी ज्यादा होगी। ये तो एरर है स्पीड में, एक्चुअल स्पीड इससे भी कहीं ज्यादा होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि 10⁻12 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ज्यादा है। नाउ दिस is not possible because this speed is greater than the speed of light, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जब हमने माना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम एक ऐसी चीज पे पहुंचे जो संभव नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमने मान रखा है वो सही नहीं मान रखा है। हेंस बाय कॉन्ट्रडिक्शन it is proved that electron cannot exist inside the nucleus। और जब हम आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे तब आपको यह भी बताएंगे कि बीटा पार्टिकल्स और पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, बीटा पार्टिकल्स और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर जनरेट होते हैं लेकिन न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं सकते। तो न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही ये पार्टिकल्स बनते हैं न्यूक्लियस से बाहर फेंक दिए जाते हैं, और ये जो न्यूक्लियस से बाहर फेंके गए इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं को बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं, इन्हीं को बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर बनते जरूर है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर रुक नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है ये इस कारण से। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बनेगा किसी भी न्यूक्लियर फिनोमेना से, जो कि हम लोग रेडियो एक्टिविटी में समझेंगे, तो वो न्यूक्लियस से बाहर फेंक दिया जाता है। उन न्यूक्लियस से बाहर फेंके जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं, जिसको आप बीटा रे बोलते हो। बीटा रे बोलते हैं ना, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे। तो बीटा रे न्यूक्लियस के अंदर बनने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जब बाहर फेंक दिया जाता है तो उन्हीं रे को बीटा रे बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा प्रूफ, राइट। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव होता है। ये एक सेट क्वेश्चन होता है, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इस लेवल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक छोटा सा रिजल्ट बिना किसी डेरिवेशन में गए हुए, हालांकि डेरिवेशन सिंपल ही है लेकिन बिना किसी डेरिवेशन में गए हुए एक छोटा सा रिजल्ट लिख रहा हूं। जो लोग जूनियर साइंस ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बच्चा एडवांस का और ICHO INCHO की तैयारी कर रहा है तो फिर उसके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। So this is the relation between uncertainty in position and uncertainty in de Broglie wavelength of a moving particle। क्या ये रेड कलर विजिबल है आपको? मैं पढ़ दे रहा हूं बेटा। रिलेशन बिटवीन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन de Broglie wavelength। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन de Broglie wavelength के बीच में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये रहा बेटा, रिलेशन ये रहा। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। यहां डेल्टा एक्स क्या है बेटा? डेल्टा एक्स इज एरर और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन
डेल्टा लैम्डा इज एरर और अनसर्टेनिटी इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ और जो लैम्डा है बेटा, लैम्डा वो खुद डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। यहां पे लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये लिखा हुआ है, लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और आपको मालूम है डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकलती है, H/mv से। तो ये रिलेशन उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एडवांस के लिए या ICHO NSEC के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है मेरे पास, अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, अगले पेज पे। और अगर आप में से कोई इसको डेराइव करना चाहे, जस्ट उसको हिंट, अगर कोई करना चाहेगा तो मुझसे पूछ सकता है डेरिवेशन, लेकिन वो मैं आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे बताऊंगा। जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। कोई अगर प्रूव करना चाहे तो हमारे पास दो चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास एक रिजल्ट है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पर मुझे डेल्टा पी को एलिमिनेट करना है। मैं पोजीशन में डेल्टा एक्स और डेल्टा लैम्डा के बीच में रिलेशन है, तो डेल्टा पी मुझे मोमेंटम में एरर नहीं चाहिए, मुझे डेल्टा पी एलिमिनेट करना है। ठीक है, डेल्टा पी एलिमिनेट करने के लिए एक और रिलेशन मेरे पास, P इज इक्वल टू H बाई लैम्डा। आपको मालूम है जहां लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, P इज इक्वल टू H बाई लैम्डा। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करोगे मतलब dp अपॉन डी लैम्डा। चलो थोड़ा सा एक स्टेप में और बढ़ा देता हूं, dp बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस H ओवर लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, या डी लैम्डा हटाओ, डी ये इतना आएगा माइनस H ओवर लैम्डा स्क्वायर। बस अब आगे प्रूव करिएगा आप dp को डेल्टा p लिख देना, माइनस साइन को इग्नोर कर देना, dp को डेल्टा p लिख देना, डी लैम्डा को आप डेल्टा लैम्डा लिख देना। चलो मैं प्रूव ही कर देता हूं इसको, इधर सुनो। dp को अगर मैं चेंज को थोड़ा बड़ा करूं, dp स्मॉल एरर है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं या चेंज को थोड़ा बड़ा करूं, माइनस साइन सिर्फ मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर, देखो इसको मैं थोड़ा सा, dp को मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस H ओवर लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। माइनस साइन सिर्फ मुझे ये बता रहा है, माइनस साइन सिर्फ मुझे ये बता रहा है कि अगर ये बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मतलब अगर ये चीज पॉजिटिव होगी तो ये चीज नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, यदि वेवलेंथ बढ़ेगा तो मोमेंटम घटेगा। इनवर्स रिलेशन होता है वेवलेंथ और मोमेंटम में, सिर्फ माइनस मुझको ये बता रहा है। तो इग्नोरिंग द माइनस साइन वी कैन राइट that delta p is equal to H over lambda square into delta lambda। ठीक है, ये लिख सकते हैं और इसको चलो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस चीज को वहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा x इंटू H ओवर लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई। सो H से H कैंसिल हुआ, डेल्टा x इंटू डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। Derivation is not that important, but this result is important only for those students who are going for JEE Advanced और Senior Olympiads केमिस्ट्री के लिए। ठीक है बेटा, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ अगले पेज पे, चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। चले बच्चे, चलें क्वेश्चन करें। यहां लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ध्यान रखिएगा, और डेल्टा लैम्डा एरर या अनसर्टेनिटी इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। ओके, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 volts। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 volt, राइट। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब डेल्टा लैम्डा कैलकुलेट करना है इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 7/22 नैनोमीटर। अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 7/22 नैनोमीटर और हमें डेल्टा लैम्डा का वैल्यू बताना है। अगर मुझे इस रिलेशन को यूज करना है, मुझे ये चीज पता करनी है। ये मुझे दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है 7/22। लैम्डा की वैल्यू पता करते हैं। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को 6 वोल्ट से एक्सेलरेट किए हो तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को 6 वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे तो आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं तो उसके अंदर कितना डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा, √150/v एंगस्ट्रॉम। याद है कि नहीं याद है। सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बेटा √150/v की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट्स और ये एंगस्ट्रॉम में आएगा बच्चे। सो दिस इज 25, दिस इज 5 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है ये 5 × 10⁻⁻10 मीटर है।
ये 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां पे वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डेल्टा एक्स 7/22 नैनोमीटर 10⁻⁹। डेल्टा लैम्डा कैलकुलेट करना है, लैम्डा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बेटा, सो दिस इज 25 इंटू 10⁻20 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना बेटा, डिवाइडेड बाई 4 और पाई। क्या मैं पाई को 22/7 लिख सकता हूं? क्या मैं पाई को 22/7 लिख सकता हूं? ये 7 ऊपर जाएगा, ये और ये कैंसिल हुआ बेटा। सो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आप ले जाओ, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁹। और ये आंसर आएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, 25/4 इंटू 10⁻11 ये मीटर में आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि आगे तैयारी करने वाले हैं ICHO या JEE एडवांस के लिए। आज का सेशन यहीं तक बेटा। आज हम लोगों ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट सेशन में हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब यहां पे मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि जो बच्चे अभी NSEJS या IGSO के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको आगे वाले सेशन में बहुत मतलब अगर मैं पढ़ाऊंगा 100 तो काम की चीज आपके जो IGSO की तैयारी कर रहे हैं 20 रहेगी। तो मैं बता दूंगा कि वो 20% कौन सी चीज है जो IGSO के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ा रहा हूं 100 वो उस हिसाब से, ताकि आप ICHO INCHO तक जा सको। श्रोडिंगर इक्वेशन में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। लेकिन IGSO के लिए उतना रिक्वायर्ड नहीं होगा, ओनली 20% रिक्वायर्ड होगा। तो मैं पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट, लेकिन कहां पे IGSO के लिए चीजें मिल सकती हैं वो मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए बाय बेटा, थैंक यू।